अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन ऑफ यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा सेशन है वो अमोस के 3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स को टैकल करने के मुतालिक है। जब हम स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग रन करने के लिए अमोस यूज़ करते हैं स्मार्ट पीएलएस की जगह, तो 3 तरह की प्रॉब्लम्स हमें इनकाउंटर करना पड़ती हैं। सबसे जो पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें सीएफए का जो मॉडल बनाना पड़ता है अमोस के ऊपर, वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। जिस तरह से हम कोई भी शीट जब हम अपनी ओपन करते हैं, हम माउस के अंदर आते हैं, तो हमें तमाम वेरिएबल्स को ड्रॉ करना पड़ता है। जितने जितने आइटम्स हैं उतने उतने आइटम्स क्रिएट करने पड़ते हैं और कंप्लीट रिवैम्प करना पड़ता है और उन मॉडल्स के अंदर आइटम्स को इंसर्ट करना पड़ता है और फिर उनको कोवेरिएट करना पड़ता है। बाज़ का साइजिंग का इशू हो जाता है, बाज़ का तो वो पिक्चर ठीक लग नहीं रही होती। सो इट मीन्स कि दिस इज़ क्वाइट अ मैस। अगर आप उसको बनाते हैं और इस तरह से कोवेरिएट वगैरह भी कर लेते हैं, स्टिल द पिक्चर सीम्स क्वाइट मैसी ना। तो अब अमोस के कुछ प्लगइन्स आते हैं जो कि ऑप्शन देते हैं कि इस मॉडल को खुद से डेवलप किया जा सकता है, ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, इसलिए आपको खुद से उसको डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आज के लेक्चर में आपको सबसे पहले तो ये करना सिखाएंगे। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के सेशन में सिखाई जाएगी वो ये होगा कि जो हमें वैलिडिटी रन करने के लिए, कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी रन करने के लिए डिफरेंट जो हमारे पास थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिस तरह एक्सेल है, उसको यूटिलाइज़ करना पड़ता है। और स्टैट विकी के हम टूल को यूटिलाइज़ करते हैं और स्टैट विकी के टूल के थ्रू हम वैलिडिटी, कन्वर्जन एंड डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। तो हमें दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए, एटलीस्ट वैलिडिटी की हद तक। तो इसी का भी एक प्लगइन मौजूद है मॉस के अंदर, हम वो भी ट्राई करेंगे। थर्ड नंबर पे जो सबसे बड़ा इशू है जिसके लिए ख़ास तौर पे ये लेक्चर बनाया जा रहा है वो है कि हम पाथ एनालिसिस ठीक से नहीं कर पाते हैं मॉस के अंदर। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेरिएबल है, हिडोनिक कम्युनिकेशन प्लानिंग स्ट्रेटजी, ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ऑर्गेनाइज कमिटमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है और 3 मीडिएटर हैं, ऑर्गेनाइज कल्चर, जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल मैनेजमेंट। अब बेसिकली इसमें हमारे 8 हाइपोथेसिस हैं, 8 पाथ्स हैं। पहला पाथ हिडोनिक कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइज कमिटमेंट तक का। दूसरा पाथ प्लानिंग स्ट्रेटजी से ऑर्गेनाइज कमिटमेंट तक का। तीसरा पाथ हिडोनिक कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइज कल्चर एंड देन ऑर्गेनाइज कमिटमेंट तक का। चौथा पाथ जो है वो प्लानिंग स्ट्रेटजी से ऑर्गेनाइज कल्चर और फिर ऑर्गेनाइज कमिटमेंट तक का। जो इससे नेक्स्ट है वो फिफ्थ वन, वो हिडोनिक कम्युनिकेशन से जॉब सिक्योरिटी से ऑर्गेनाइज कमिटमेंट तक का। और फिर देन प्लानिंग स्ट्रेटजी से जॉब सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइज कमिटमेंट तक का। जो सेवन्थ वन है वो हिडोनिक कम्युनिकेशन से सोशल मैनेजमेंट एंड देन ऑर्गेनाइज कमिटमेंट तक का। और जो लास्ट वन है वो प्लानिंग स्ट्रेटजी से सोशल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइज कमिटमेंट तक का। तो ये जो 8 पाथ्स हैं, इनमें से जो पहले 2 पाथ हैं जो डायरेक्ट हैं, उनके मतलब तो अमॉस हमें इजीली बता देता है कि इसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। हमें स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट्स के टेबल में से पता चल जाता है और अगर हमने बूटस्ट्रैप ऑन किया हो, हम इजीली उसकी जो पी वैल्यूज़ हैं वो भी देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली एक्सेप्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा। प्रॉब्लम तब आती है जब अमॉस में हमारे मॉडल में एक से ज़्यादा मीडिएटर हों। जब एक से ज़्यादा मीडिएटर होते हैं तो अमॉस का प्रॉब्लम यह है कि वो इनडायरेक्ट इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंप्लीट बताता है। वो ये नहीं बताता कि कौन सा इनडायरेक्ट इफेक्ट इसकी वजह से है, कौन सा इसकी वजह से है और कौन सा इसकी वजह से है। वो टोटल मीडिएशन बताता है और बताता है कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। लेकिन एक्चुअली बाकी के 6 पाथ्स को सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट साबित करने के लिए हमें स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट चाहिए होते हैं, जो कि स्मार्ट पीएलएस तो देता है लेकिन अमॉस प्रोवाइड नहीं करता। सो आज के सेशन के अंदर देखेंगे कि अमॉस का एक प्लगइन स्पेसिफिक इंडायरेक्ट इफेक्ट्स के लिए भी है कि वो किस तरह से मालूम किए जाते हैं। सो आई थिंक सो वी विल नॉट वेस्ट एनी काइंड ऑफ टाइम। हम अपने शीट पे चलते हैं जिसके ऊपर हम आज एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये हमारे पास शीट है जिसे हम बता चुका हूँ। हिडोनिक कम्युनिकेशन है, प्लानिंग स्ट्रेटजी है, सोशल मैनेजमेंट है, कल्चर है, उसके अलावा जॉब सिक्योरिटी है एंड फाइनली ऑर्गेनाइज कमिटमेंट है, हमारे वेरिएबल्स में शामिल है। यही वेरिएबल हमारे पास डिज़ाइन भी हुए हुए हैं। और सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपको ये जो प्लगइन्स हैं जो हमने जो अमॉस में आज यूज़ करेंगे वो कहाँ से मिलते हैं। तो वो आपको मिलते हैं स्टैट विकी की वेबसाइट के ऊपर से। ये हमारे पास स्टैट विकी की वेबसाइट है, गूगल पे लिखें स्टैट विकी और आप इसको इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएगी, कैस्की नेशन के नाम से। अब जब स्टैट विकी की वेबसाइट पे आते हैं तो लेफ्ट साइड पे यहाँ प्लगइन्स फोल्डर बना होता है। प्लगइन्स फोल्डर के अंदर जाके ये हमारे पास प्लगइन्स गिवन है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि प्लगइन्स वर्जन 21 से 23 के तक के भी मौजूद हैं। लाइक अगर आप इसको ओपन करेंगे तो डिफरेंट तरह के प्लगइन्स मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट्स का नहीं मौजूद।
पैटर्न तो आप मैट्रिक्स तो बिल्ड कर सकते हैं CFA ऑटोमेटिक इसके अंदर, लेकिन जिस मेन पर्पज़ के लिए ये करवाया जा रहा है कि आप वो स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट्स मालूम कर सकें, वो इसमें शॉर्ट कमिंग है, वो इसमें नहीं मौजूद। इसलिए अगर आपके पास अमॉस का 21st वर्जन है, कोई भी ओल्ड वर्जन है, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा और आपको उसका लेटेस्ट वर्जन जो सा है कोई भी 23 से लेटेस्ट 24, 25, 26 डाउनलोड करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं आपको अमॉस 24 का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे वर्जन 24 to 25 है, लेकिन इसको डाउनलोड करने से पहले हम एस्टिमेट्स में जाते हैं। एस्टिमेट में जाने के बाद हम क्या नाम है, यहाँ पे स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट के नाम से एक फ़ाइल है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और हम इसको यहाँ से, ये ऑडियो नहीं है, हम यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे तो ये हमारी डाउनलोड्स के अंदर डाउनलोड हो जाएगा और उसका नाम होगा स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट्स पाथ। जब हमने ये डाउनलोड कर लिया तो सेकंड नंबर के अंदर हमने क्या करना है, हम वापस आएंगे एस्टिमेट्स एंड प्लगइन्स के अंदर, वर्जन 24 से 25 के अंदर आएंगे, ऑल प्लगइन्स 24 से 25 के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे इन सबको डाउनलोड सिंपली इस बटन को क्लिक करके डाउनलोड करेंगे और ये एक जिप फाइल की फॉर्म में हमारे डाउनलोड्स तक पहुँच पाएंगे। हम देखते हैं किस फॉर्म के अंदर ये वहाँ मौजूद होंगे। लेट्स सपोज कि हम डाउनलोड्स में जाते हैं, ये ऑल प्लगइन्स V24 to 225 यहाँ पे मौजूद होंगे। ये चूँकि जिप फाइल है, ये सारी आइटम्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर अपने कोई भी विंडार्ट के थ्रू। मैंने इनको रैंडम फाइल वर्ड के अंदर अमॉस प्लगइन्स के अंदर ये जिप किया हुआ। जब ये अनजिप्ड हो जाएंगे यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं Ctrl+A प्रेस करूँगा और इनको कॉपी कर लूँगा Ctrl+C के साथ। उसके बाद मैं C लोकल डिस्क में आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं यूज़र्स के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे यूज़र्स के अंदर मैं जो मेरा नाम है सिस्टम का उस्मान तारिक, मैं उसके अंदर चला जाऊँगा और यहाँ पे मुझे एक फ़ोल्डर चाहिए ऐप डाटा के नाम से। अगर आपके पास ये फ़ोल्डर शो नहीं हो रहा होगा तो आप अपने व्यू ऑप्शन में शो हिडन फाइल्स करेंगे। अगर आपके पास विंडोज़ 11 नहीं है तो आपके भी व्यू के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होगी। आप हिडन आइटम्स अलो करेंगे तो तब आपको ये ऐप डाटा नज़र आएगा। आप ऐप डाटा के अंदर जाते हैं, लोकल के अंदर जाते हैं, लोकल के अंदर जाके अमॉस डेवलपमेंट के अंदर जाते हैं, अमॉस के अंदर जाते हैं, 24 के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आप इसको प्लगइन्स के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। क्या बात है, सबसे पहले दिस पीसी में गए, लोकल ड्राइव सी में गए, यूज़र्स में आए, उस्मान तारिक यानी कि अपना कोई भी यूज़र नेम है उसमें एंटर हुए। ऐप डाटा अगर नहीं शो रहा हो तो हिडन आइटम्स शो करेंगे तो ऐप डाटा के अंदर जाएंगे, लोकल के अंदर जाएंगे, अमॉस डेवलपमेंट के अंदर जाएंगे, अमॉस 24 प्लगइन्स और यहाँ पे आकर अपने वो वाले प्लगइन्स पेस्ट कर देंगे। मेरे यहाँ पे इसलिए ज़्यादा शो हो रहे हैं क्योंकि मैं उनको ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ। इस तरीके से आप अमॉस के अंदर उसको लेके आ सकते हैं। एनी हाउ मैं वापस अपनी शीट पे आता हूँ। तो मेरा जो सबसे पहला काम है वो ये है कि मैंने ऑटोमेटिकली CFA का पैटर्न बिल्ड करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं एक फैक्टर लोडिंग का टेस्ट रन कर लूँ, फैक्टर एनालिसिस रन कर लूँ SPSS के ऊपर। तो एनालाइज में जाकर डायमेंशन रिडक्शन में जाऊँगा और फैक्टर में जाऊँगा। अपने सारी जो आइटम्स हैं यहाँ पे HC1 से लेकर OC7 तक उन सबको इस फोल्डर के अंदर डाल रहा हूँ। एक्सट्रैक्शन के अंदर मैंने फिक्स नंबर फैक्टर्स को बता दिया कि 6 वेरिएबल्स हैं, कंटिन्यू कर दिया। रोटेशन के अंदर उसको बता दिया कि वेरी मैक्स है। ऑप्शंस के अंदर उसको बता दिया कि सप्रेस स्मॉल कोएफिशिएंट 4.40। ओके के बटन को क्लिक कर दिया। ओके के बटन को क्लिक करने के बाद मेरे पास ये रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स आ चुकी है। रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि दो जगह पे डबल लोडिंग है। ये 0.412 ये डबल लोडिंग है और यहाँ पे 0.439 ये डबल लोडिंग है। मैं लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस इसको रिमूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्रॉस करता हूँ और जब मैंने इनको रिमूव कर लिया यहाँ से, उसके बाद मैंने इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेना है और मैंने इसको पेस्ट करना है। तो मैं सिंपल इसके ऊपर एक क्लिक कर रहा हूँ और मैं Ctrl+C के बटन को प्रेस कर रहा हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे अपने अमॉस के ऊपर आना है। अमॉस ये मैं आपको पहले सिखा रहा था कि जो फंबल है, एक न्यू स्क्रीन चूज़ कर लेते हैं। न्यू स्क्रीन चूज़ करने के बाद मैं प्लगइन्स में जाता हूँ और प्लगइन्स में मेरे पास एक, अब यहाँ पे एक प्लगइन आ रहा होगा जिसका नाम है पैटर्न मैट्रिक्स मॉडल बिल्डर। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैंने अपना जो मैंने कॉपी किया है रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जब मैं यहाँ पे वो पेस्ट करूँगा
और मैं क्रिएट डायग्राम के बटन पे क्लिक करूँगा तो आपके सिस्टम की स्पीड के हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये डायग्राम खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। जब इसने डायग्राम हमारे सामने क्रिएट कर दी तो आप देख सकते हैं कि बाकी पूरी डायग्राम बहुत ही एफिशिएंट तरीके से क्रिएट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के नाम नहीं लिखे, तो हम वेरिएबल के नाम लिख लेंगे। डबल क्लिक किया, पहला ये कल्चर था तो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, कल्चर इसका नाम रख लिया। इसका नाम मैंने प्लानिंग स्ट्रेटजी नाम रख लिया। इसका नाम मैंने ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट रख लिया। इसका नाम मैंने हेडोनिक कम्युनिकेशन रख लिया, जॉब सिक्योरिटी एंड फाइनली सोशल मैनेजमेंट। हमने सिर्फ इनके नाम चेंज करने के बाद आप इजीली अपने टेस्ट रन कर सकते हैं। किस तरीके से आप ऑप्शंस में आएँ, आउटपुट में जाएं, जो जो चीज़ें आपको मालूम करनी है अपने डाटा के मतलब उनको आप हाईलाइट करें, अपने टेस्ट को रन करें, उसको लोकेशन प्रोवाइड कीजिए, अपनी फ़ाइल का नाम रखिए, सेव के बटन को क्लिक कीजिए। ओके, वो एक लाइसेंस एरर दे रहा है कि आपका लाइसेंस नहीं है। अमॉस 24 के वर्जन के अंदर अक्सर औकात ये प्रॉब्लम देखने में आता है कि लाइसेंस की वो प्रॉब्लम देता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए लाइसेंस रहता है। नो वरीज एट ऑल, हम जल्दी से इसको लाइसेंस के इशू को रिजॉल्व करते हैं। हम ये क्लोज़ कर देंगे अमॉस को। हम दोबारा से जहाँ पर भी हमारे अमॉस 24 का लाइसेंस पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज मेरे पास ये उस्मान तारिक रिसर्च फोल्डर के अंदर है, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और सी में जाते हैं, प्रोग्राम फाइल्स 86 में जाएंगे, IBM का फोल्डर बना होगा SPSS अमॉस 24। तो अगर आप भी मेरे वाला SPSS यूज़ करेंगे तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका सोल्यूशन नहीं भी पता चल रहा, तो लेटर ऑन सोल्यूशन शेयर कर दिया जाएगा। ये मैंने दोबारा से इसका लाइसेंस ऑन कर लिया है और मैं क्विकली दोबारा से अपनी रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूँ और एनालाइज IBM SPSS अमॉस। सो इस तरह के सॉफ्टवेयर के साथ इस तरह के ग्लिचेस होते रहते हैं। ओके, मेरा मॉडल बना हुआ है, मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अभी बनाया था। लेट्स सपोज आपने वो करने के बाद इसको दोबारा क्रिएट कर लिया और जब मैं इसको रन करूँगा तो दिस टाइम इट विल रन, ठीक है ना, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर आप आउटपुट देखना चाहें तो आप इजीली देख सकते हैं। ये हमारे पास आउटपुट है, मॉडल फिटनेस के कुछ रिजल्ट्स हैं। CFI की वैल्यू, IFI की वैल्यू ठीक है, GFI की वैल्यू थोड़ी कम है, CMA/DF थोड़ा ज़्यादा है, रमसिया की वैल्यू भी बॉर्डर लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो इनको मॉडिफिकेशन इंडिसेस के थ्रू आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारा लेक्चर इस चीज़ के मुतालिक नहीं है। हमारा लेक्चर इस चीज़ का मुतालिक है कि ठीक है, ये हो गया, मॉडल बनाना आपको सिखा दिया, ऑटोमेटिक कैसे बनाते हैं। अब जो वैलिडिटी थी, जो हमें यहाँ से टेबल 2 कॉपी करके एक्सेल के टूल के अंदर लेके जाना पड़ते थे, वहाँ से निकालनी पड़ती थी, तो यहाँ पे प्लगइन एक गिवन है, उसका नाम है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी टेस्ट। हम इस पर क्लिक करते हैं। जब हमने क्लिक किया तो इसने हमें ऑटोमेटिकली वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के स्कोर दे दिए। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई टेबल कॉपी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं पेस्ट करना पड़ा, ऑटोमेटिकली एक प्लगइन के थ्रू हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ गए। CR की वैल्यूज़ 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, AV की वैल्यूज़ 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये हमारे पास जो डायग्नल में मौजूद हैं, ये वैल्यूज़ हायर होनी चाहिए थी कंपेरेटिव टू द वैल्यूज़ विच आर गिवन लोअर। तो ये हमने सिंपली इस टेबल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी एक्सेल या किसी भी फाइल के अंदर। इसको कॉपी पेस्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे वेब सेलेक्ट को यूज़ करता हूँ और वेब सेलेक्ट करने के बाद में जितने एरिया को मैंने इंसर्ट करना होता है मैं उसको चूज़ करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। देन मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक्सेल के अंदर आता हूँ, ब्लैंक वर्कबुक के अंदर जाके मैं यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ, तो मेरे पास ये कुछ इस शेप के अंदर फाइल शो हो जाती है। सो आप इसको टेबल की शेप में फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने फॉर्मेट वगैरह ठीक तरीके से करके आप इसको अपनी फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो ये तरीकाकार था। 2 चीज़ें हमने सीख ली अभी तक कि अमॉस के अंदर किस तरीके से हम रन करते हैं, ऑटोमेटिकली मॉडल कैसे बनाते हैं और वैलिडिटी किस तरह से ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हमने दोनों चीज़ें सीख ली। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज के लेक्चर का वो ये था कि स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट्स चाहिए होते हैं, तो वो किस तरह से बनाते हैं, आइए उसकी तरफ चलते हैं। हम न्यू में चले जाते हैं।
न्यू में जाने के बाद हम अपने डाटा को ओपन करते हैं। डाटा को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे अपने वेरिएबल्स इंसर्ट करेंगे। हेडोनिक कम्युनिकेशन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, प्लानिंग स्ट्रेटजी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, सोशल मैनेजमेंट हमारा मीडिएटर था, कल्चर हमारा मीडिएटर था, और जॉब सिक्योरिटी हमारा मीडिएटर था, और ऑर्गेनाइज कमिटमेंट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि एरोज़ कनेक्ट करने में आसानी हो। ये मैंने इसको सेट कर लिया। ये मैं एरोज़ ड्रॉ करने लगा हूँ। अब पहले मीडिएटर के साथ एक इंडिपेंडेंट को हमने कनेक्ट किया, चूँकि ओवरलैप हो रहा है तो मैं थोड़ा सा कल्चर को ड्रैग करने लगा आगे। अब हमने दूसरे इंडिपेंडेंट को मीडिएटर के साथ कनेक्ट किया। उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट किया डिपेंडेंट के साथ, क्योंकि हमें ये भी स्कोर रिक्वायर्ड होंगे। अब हमने मीडिएटर्स को फाइनली कनेक्ट कर दिया डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। ये हमने अपना मॉडल बना लिया जिसमें 3 मीडिएटर शामिल हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या थी उसके साथ जिसकी वजह से हमें ये चीज़ करना पड़ी। हम मैजिक स्टिक को लेके थोड़ा सा इनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। हमने इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लिया। अब हमने क्या करना है, अपना पहले मॉडल मुकम्मल करते हैं। ये हमने इनके रिस्पेक्टिव एरर टर्म्स बना दिए। प्लगइन्स में जाके नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स कर लिया। ये इनके नेम आ गए। हमने फाइनली इन दोनों को आपस में कोवेरिएट भी कर लिया। ये हमारा मॉडल ड्राइंग मुकम्मल हो गई। हमने स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग की डायग्राम मुकम्मल कर ली। अब अगर हमने रेगुलर टेस्ट रन करना है तो हम आउटपुट में आते हैं और स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स में चले जाते हैं, स्केल मल्टीपल कोरिलेशन में जाते हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, कोवेरिएंस ऑफ एस्टिमेट एंड कोवेरिएंस ऑफ कोरिलेशन ऑफ एस्टिमेट्स। हम इन चीज़ों पे क्लिक करके बूटस्ट्रैप पे क्लिक करते हैं, पहले 3 ऑप्शंस को चूज़ कर लेते हैं। और ये हम पहले भी आपको मॉस के सेशन के अंदर सिखा चुके हैं। तो हम जब इसका टेस्ट रन करते हैं वो हमसे नाम पूछता है, तो हम कहते हैं उसको लेट्स फाइनल सेम, और हम सेव का जब बटन क्लिक करते हैं हमारे पास मॉडल रन हो चुका होता है। ये हम उसकी पिक्चर देख सकते हैं, स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसका ओपन करता हूँ, आउटपुट ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास आउटपुट आता है। अब अगर मैं एस्टिमेट में जाऊँ, स्केलर्स में जाऊँ और स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट्स के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे हर एक स्मॉलर पाथ के मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन मुझे सबसे पहले तो 2 पाथ चाहिए, एक हेडोनिक कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइज कमिटमेंट के ऊपर और एक प्लानिंग स्ट्रेटजी का ऑर्गेनाइज कमिटमेंट के ऊपर। क्यों? बिकॉज ये दोनों मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। मेरे पहले हाइपोथेसिस यही है कि इनका डिपेंडेंट के साथ सिग्निफिकेंट इफेक्ट है कि नहीं है। तो अगर मैं देखूँ तो वो इफेक्ट कहाँ पे है। हेडोनिक कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइज कमिटमेंट के ऊपर इफेक्ट है 0.168, और जो मेरे पास है प्लानिंग स्ट्रेटजी उसका ऑर्गेनाइज कमिटमेंट के ऊपर है 0.079। यानी कि हेडोनिक कम्युनिकेशन का 1 यूनिट इंक्रीज़ करूँ तो ऑर्गेनाइज कमिटमेंट के अंदर 16.8% इंक्रीज़ आता है, और प्लानिंग स्ट्रेटजी का 1 यूनिट इंक्रीज़ करूँ तो कमिटमेंट के अंदर 8% इंक्रीज़ आता है। लेकिन मुझे इनकी पी वैल्यूज़ देखनी है, तो मैं बूटस्ट्रैप कॉन्फिडेंस पे क्लिक करता हूँ, तो पता चलता है कि जो हेडोनिक कम्युनिकेशन का इफेक्ट है वो तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो प्लानिंग स्ट्रेटजी का इम्पैक्ट है वो इनसिग्निफिकेंट है। इन 2 हाइपोथेसिस में से मेरा जो एक हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। हेडोनिक कम्युनिकेशन हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइज कमिटमेंट, ये एक्सेप्ट हो गया। प्लानिंग स्ट्रेटजी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइज कमिटमेंट, ये रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके लिए इफेक्ट साइज तो 8% था, लेकिन इसके लिए जो पी की वैल्यू थी वो 0.05 से ज़्यादा थी, इसलिए हमारा ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। नाउ द प्रॉब्लम इज, अब अगला हाइपोथेसिस है कि ऑर्गेनाइज कल्चर हैज़ अ सिग्निफिकेंट मीडिएटिंग रोल इन द रिलेशनशिप बिटवीन हेडोनिक कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ये कहाँ से पता चलेगा? नॉर्मली कहा जाता है कि अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट के मतलब जानना है तो वो हम मैट्रिसेस में आते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज इनडायरेक्ट इफेक्ट्स गिवन है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो हेडोनिक कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो 9.4% है। लेकिन वो किसकी वजह से है? वो जॉब सिक्योरिटी की वजह से है, वो कल्चर की वजह से है, वो सोशल मैनेजमेंट की वजह से है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल उसका इंडायरेक्ट इफेक्ट यानी कि ओवरऑल जो मीडिएशन अपना रोल प्ले कर रही है वो 9.4% है, और प्लानिंग स्ट्रेटजी के केस के अंदर वो 31.9% है। लेकिन उन तीनों मीडिएटर्स की वजह से सेपरेट सेपरेट क्या इफेक्ट हो रहा है? आया कि ऑर्गेनाइज कल्चर हैज़ अ सिग्निफिकेंट मीडिएटिंग रोल इन द रिलेशनशिप बिटवीन हेडोनिक कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग कमिटमेंट, ये एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके मतलब हमें नहीं पता चलता।
हम करते क्या है कि हम स्टैंडर्डाइज टोटल इफेक्ट्स में आते हैं या डायरेक्ट इफेक्ट में आते हैं, हम दोनों पाथ को देखना शुरू करते हैं कि इंडिपेंडेंट से मीडिएटर तक का, मीडिएटर से डिपेंडेंट तक का कितना था, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं। डेट वॉज अ वेरी हैक्टिक एक्टिविटी। तो अब हमारे पास प्लगइन मौजूद है। प्लगइन कौन सा मौजूद है? हम अपने मॉडल में आते हैं, जब उसको ड्रॉ कर लेते हैं, प्लगइन्स में जाते हैं और यहाँ पे प्लगइन्स में जाने से पहले सॉरी, हम सबसे पहले ये नीचे जहाँ पे हम देख रहे हैं नॉन एस्टिमेटिंग एनी यूज़र डिफाइंड एस्टिमेट, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट एस्टिमेट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले जो हमने एक फ़ाइल डाउनलोड की थी सिंगल, जिसको हमने डाउनलोड्स के अंदर रखा था, वो फाइल थी हमारे पास स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट पाथ मॉस की। हम इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ये काम कर लिया। अब इसके बाद हम प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं और प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद हम इनडायरेक्ट इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं। जब हम इनडायरेक्ट इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो हमारा मॉडल रन होता है। अगेन इसने टाइम लिया, लेकिन अब की मरतबा हमारे पास सिग्निफिकेंटली सारे के सारे रिजल्ट्स मौजूद हैं। मैंने क्या कहा था कि ऑर्गेनाइज कल्चर हैज़ अ सिग्निफिकेंट मीडिएटिंग रोल इन द रिलेशनशिप बिटवीन हेडोनिक कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइज कमिटमेंट। वहाँ पे मेरे पास ये पाथ नहीं आ रहा था, यहाँ पे मेरे पास ये पाथ आ रहा है। पता चल रहा है कि ये 2.3% मीडिएट कर रहा है, लेकिन पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइज कल्चर सिग्निफिकेंटली मीडिएट इन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइज कमिटमेंट। पता चलता है कि ये 10.4% मीडिएट कर रहा है और इसकी पी वैल्यू 0.05 से कम है, ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। सो ये जो मीडिएशन वाले सारे के सारे पाथ थे, ये पाथ हमें पहले अवेलेबल नहीं थे, जो अब हमारे पास मौजूद हैं। इन पाथ्स की मदद से हम इजीली अपने तमाम के तमाम स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट का टेबल बना सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं और इसके थ्रू इन रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। आज के हमारे सेशन के अंदर हमने आपको तीनों चीज़ें सिखा दी कि ऑटोमेटिकली CFA का टेबल कैसे CFA की डायग्राम कैसे बिल्ड करते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है वैलिडिटी के रिजल्ट्स कैसे प्लगइन के थ्रू लेके आते हैं। एंड थर्ड नंबर पे स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, जिस तरह से ये दिखाया था, ये कैसे मालूम करते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज lecture. I hope that you will find this helpful in your paper drafting and thesis drafting. Do give your comments about the productiveness of this particular lecture and share it and subscribe the channel. Thank you so much.